नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आकाश और मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ और मोहित जी यहाँ पर मौजूद हैं। बात यह है कि खबर ये आ रही है और चारों तरफ चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो न्यूज़ के लिहाज से जो मीडिया होती वो हो, और अलग अलग जगह अखबारों में हर जगह पर ये एक बात आ रही है कि नागपुर में दंगा हुआ है। दंगा क्यों हुआ है, इसके पीछे की क्या वजह है, क्या खबर आ रही है अभी तक, क्या और महाराष्ट्र विधानसभा में कुल इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों वहां पर धरना दे रहे हैं या कहें कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या क्या बात है इसके पीछे की, क्या रीज़न, क्या वजूहात क्या है। इसके लिए सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगा मोहित जी से। मोहित जी, आप ज़रा हमें ये बताएं कि पूरा वाक्य एक्चुअली है क्या। देखिए, दरअसल पूरा वाकया जो है वो एक अफवाह पर आधारित है और उस अफवाह के बाद जो हिंसा हुई उस पूरी हिंसा को लेकर ये पूरा मामला गर्मा गया है। ये अफवाह। अफवाह जो कही जा रही है, दरअसल हुआ क्या है कि वहाँ नागपुर में हिंदू संगठन जो थे, दक्षिणपंथी जो संगठन थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। औरंगजेब की जो वहाँ पर कब्र है उसको लेकर, उसको हटाए जाने को लेकर वहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था। वहाँ पर प्रदर्शन करते करते ये अफवाह फैली कि जो संगठन है उन्होंने एक धर्म के धार्मिक ग्रंथ को या फिर एक झंडा जिस पर कुछ आयतें लिखी गई थी उसको जला दिया या फाड़ दिया। और जब ये अफवाह फैली तो हिंसा भड़की, लोग भड़के और इसके बाद लगभग पूरे 7 से 8 इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा, धारा 144 लगानी पड़ी और सीधा मुख्यमंत्री को इंटरफेरेंस करते हुए सीधा कमिश्नर को कहना पड़ा कि आप कुछ भी हो जाए स्थिति कंट्रोल में लाइए। तो इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वो भी ऐसे शहर में जो कि काफ़ी चर्चित माना जाता है। नागपुर, महाराष्ट्र, चाहे राजनीति में नागपुर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस कहा जाता है और ऐसे में अगर नागपुर में कुछ भी होता है तो बड़ी हेडलाइन बनती है। सौरभ जी, संजय राउत का भी स्टेटमेंट इसको लेकर आया हुआ है और प्लस हम लोग अभी बैक स्टेज बात भी कर रहे थे कि मूवी जब रिलीज़ होती है छावा और उसके बाद ही औरंगज़ेब के नज़रिए से देखा जाए या उस एंगल से चर्चा शुरू हो जाती है। तो अब जो रिएक्शंस आ रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स के, वो वहाँ पे क्या हैं और इसको लेकर कितने सीरियस हैं वहाँ पर जो भी पॉलिटिशियन है। देखिए, पिछले कुछ सालों से लगातार ये देखा जा रहा है कि हमें अपना इतिहास या तो फिल्मों से पता चलता है या किसी नेताओं के बाइट से पता चल रहा है। आप देखिए, औरंगजेब की जो कब्र है तकरीबन 300 सालों से उसी जगह पर है। और लेकिन जब एक फिल्म आती है छावा, जिसको देखने के बाद में विवाद उठ जाता है, एक भाजपा के सांसद है राजा सिंह, सबसे पहले वो मांग करते हैं कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए। ये एक मुगलों की निशानी है जो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से मामला शुरू होता है, फिर नीतीश राणे भी इस बात पे आते हैं। धीरे धीरे करके ये मामला बढ़ता ही जा रहा होता है। फिर अचानक से नागपुर, जो कि आरएसएस का जहाँ पे हेडक्वार्टर है, वहाँ पे महल चौक के पास में लोग औरंगजेब की कब्र हटाने का विरोध कर रहे होते हैं। उससे पहले आप देखिए क्या होता है, कोल्हापुर में औरंगजेब की कब्र की एक प्रतीकात्मक बनाया जाता है कब्र उसका, फिर बीएचपी वाले उसे बुलडोजर से उखाड़ देते हैं और उनका मैसेज ये जाता है कि हम ऐसे ही औरंगजेब की जो असली कब्र है उसको भी उखाड़ फेंकेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि पुलिस का जो बयान है, पुलिस के मुताबिक कि 2 अफवाहें फैली, जिसकी वजह से पहले तो एक महल चौक के पास में हिंसा हुई और दूसरी कुछ उसके 2 घंटे बाद में हंसापुरी इलाके में हंगामा हो जाता है, हिंसा हो जाती है, जहाँ पे गाड़ियाँ फूंक दी जाती हैं। तो अफवाह पहले ये फैलती है कि जहाँ पे महल चौक के पास में जब औरंगजेब का पुतला फूका जा रहा था तो वहाँ पर अफवाह फैली कि धार्मिक ग्रंथ को जलाया गया है पुतले के साथ में। वो अफवाह रहती है, उस पर हिंसा भड़कती, कई गाड़ियाँ जला दी जाती है। उसके 2 घंटे बाद अब देखिए यहाँ पे पुलिस भी अभी नहीं पहुंचते, 2 घंटे बाद फिर हिंसा होती है हंसापुरी में, जहाँ पे भी यही खबर ऐसी अफवाह फैल जाती है, वहाँ भी आगजनी होती है। अब वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने जब बताना शुरू किया तो उनका कहना यह था कि अगर पुलिस टाइम से आ जाती तो शायद ये हिंसा उतनी बड़ी नहीं होती। अब उसमें आप देखिए जो तस्वीरें आ रही है उसमें कई लोग तलवारें लेकर के हैं, तलवार लेके हमला कर रहे हैं। कुछ महिला चश्मदीदों के बयान है, उन्होंने बताया कि हमारा क्या दोस्त था, हमारे घरों पे तलवारबाजी की गई, उन्होंने दिखाया भी, निशान भी बने हैं, तलवारों से उनके घरों पर वार किया गया है। तो ये तमाम तरीके, पुलिस का जो बयान है कि कोई घायल नहीं हुआ, 1-2 लोगों को हल्की फुल्की स्टिचिंग की गई है, मतलब ज़्यादा चोट नहीं आया है। 50 लोगों को, तकरीबन 50 लोगों को इन्होंने हिरासत में ले लिया है। अब क्या है कि इस मामले में आप देखिए कि विधानसभा में जब सत्र शुरू हो रहा है तो वहाँ पर सत्र के दौरान में पक्ष भी विरोध कर रहा है, विपक्ष भी विरोध कर रहा है। मामला ऐसा है कि अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों की डिमांड किससे है आखिर।
सत्ता पक्ष में जो है वो भी विरोध कर रहा है कि ये हटनी चाहिए, हटानी चाहिए, क्योंकि उसमें भी कोई अगर देखा जाए कोई बड़े इस जिम्मेदार लोगों का बयान नहीं आया है। सांसदों का ही बयान है कि कब्र हटा दिया जाए। मुख्यमंत्री फडणवीस का कोई ऐसा बयान नहीं है, कोई सरकारी बयान नहीं है, ऑफिशियल बयान नहीं है कि इस पर कोई सदन में प्रस्ताव रखा जाए कि कब्र हटाया जाए या क्या किया जाए, उसमें कुछ भी नहीं। केवल जो भी चीज़ें सदन के बाहर सड़कों पर खाली सियासत हो रही है, कुछ राजनेता इस बात को दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ में 300 सालों से जो कब्र वहाँ पर बैठी पड़ी हुई है या फिर जो भी चीज़ें हैं, जैसा भी चीज़ चल रहा है, अचानक से इसको इतना बड़ा इशू बनाने का क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या मकसद हो सकता है। जैसे संजय राउत ने कहा कि अब इन लोगों ने अपने लोगों से ही दंगा करवा दिया, उन्होंने हिंदुओं पर ही आरोप लगा दिया। तो ये आरोप लगना शुरू हो गया लगातार। आप देखिए वक्फ वाली जो बात चल रही है अभी, वक्फ अमेंडमेंट बिल के संशोधन को लेकर के, उस पर लगातार मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, औरंगजेब पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए कि अगर आप लोगों से पूछना शुरू कीजिए तो अभी इनको लोगों को पता भी नहीं होगा कि औरंगजेब की कब्र कब से है और किसकी वजह। जब आज 300 सालों से तो उस पर किसी का नज़र नहीं गया, कोई विरोध नहीं चाहिए कि लंबे टाइम से कोई विरोध चल रहा हो कि इसको कब्र हटाई जाए, या कोई समिति बनाई गई हो, कोई संघर्ष समिति बनाई गई हो कि हम इतने सालों से विरोध कर रहे हैं, इसको हटाया जाए। नहीं, 14 फरवरी को जब छावा फिल्म आती है, लोग देखते हैं, उनको लगता है कि यार औरंगजेब तो देश के खिलाफ था, ये तो हमारे छत्रपति संभाजी के खिलाफ इतना सब कुछ किया था। तो उनकी एक देशभक्ति जाग जाती है। इसे कहते हैं जो क्षणिक देशभक्ति होती है, कि जैसे कोई फिल्म देख कर आते हैं, अगर हीरो आतंकियों को मार रहा होता तो इनके अंदर जोश जग जाता है, जो तवे जैसी देशभक्ति होती है, वैसे ही ये औरंगजेब वाली है। कल दूसरी फिल्म आ जाएगी, अब इनको संभाजी देशभक्त लग रहे हैं, औरंगजेब गद्दार लग रहा है। औरंगजेब रोड है, अभी आप देखिए दिल्ली में भी कई जगह पे औरंगजेब लेन थी, बीजेपी के कई सांसदों ने अपने यहाँ उसका नाम बदल के लिख दिया। तो ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं, तो इससे मुझे समझ में आता है इससे देश में क्या बदलाव होने वाला है। मुझे ये जानना चाहिए था कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बड़े पदों पे बैठे हुए नेता हैं, जो जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनको इस पे आगे आगे बोलना चाहिए कि ये कोई मुद्दा नहीं है, इस पर कोई चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये बात है तो ये बात रखिए कि औरंगजेब का कब्र हटाया जाएगा, लेकिन उसको लेकर के अगर बीजेपी के कुछ सांसद या किसी भी पार्टी के सांसद आकर के इस पर ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे हिंसा भड़क सकती है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला एक्शन उन लोगों पर होना चाहिए जो इस मुद्दे को इतना बड़ा तूल पकड़वाया है। मोहित जी, एक चीज़ और भी है, देवेंद्र फडणवीस जी जो सीएम हैं, उनका भी यह है कि कोई भी अगर औरंगजेब के एक्ट को या उन्होंने जो भी किया उसको ग्लोरीफाई अगर करता है तो हम उनको जवाब देंगे, हम उनकी बात नहीं मानेंगे, इस तरह का उनका स्टेटमेंट भी आया है। यूपी के लिहाज से, क्योंकि हमेशा देखा जाए कि संवेदनशील माना जाता है कि इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं, या कहो कि ये विषय होते हैं, या इस तरह की जो भी भावना बनती है, वो एक थोड़ा सा ये सेंसिटिव इशू बन जाता है यूपी के लिहाज से। यूपी में क्या लग रहा है कि क्या है अभी, क्या स्थिति है? क्योंकि अब वो आदमी हैं तो वो समाजवादी पार्टी से ही थे वो, और उनको जो भी किया गया उनके साथ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूपी के लिहाज से अभी क्या है? मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में औरंगजेब और संभाजी महाराज को लेकर जो पूरा विवाद है उसका कोई खास असर पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मराठा साम्राज्य और संभाजी महाराज को लेकर उतना कनेक्ट नहीं है जितना मराठा प्राइड जो महाराष्ट्र में दिखता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब आप वहाँ पर कनेक्ट नहीं करते हो तो आप लोगों को पता ही नहीं है उत्तर प्रदेश में कौन जानेगा इतिहास, कौन पढ़ रहा है। बड़ी समस्या तो ये है कि आज का समाज, बड़ी बात है कि इतिहास कोई नहीं पढ़ रहा है, सब केवल मूवी देखते हैं। जब फिल्में देखते हैं उनको पता चलता है कि अब महाराणा प्रताप महान थे। हम अब तक इतिहासों में लोग पढ़ते आए कभी तक कि पहले मुगल पढ़ते थे अकबर महान है, या फिर सब चीज़ें पढ़ते आ रहे थे। फिर अचानक से उनको लगा कि कुछ किताबों, कुछ लोग मतलब बड़े इंटेलेक्चुअल लोग, मान लीजिए पॉलिटिशियन लोगों ने आकर के कह दिया नहीं भाई ये तो महाराणा प्रताप महान थे, आपने अकबर का नाम कैसे ले लिया। अभी छत्रपति संभाजी को लेकर के आप बताइए कि छत्रपति संभाजी को लेकर के जब ये फिल्म आई छावा, उससे पहले तक कि कहीं भी संभाजी का कोई जिक्र नहीं करता था, कहीं कोई चर्चा नहीं होती थी। अचानक से संभाजी को लेकर के इतनी चर्चा होने लगी कि अब महाराणा प्रताप को लोग भूल गए हैं, अब महाराणा प्रताप की बात नहीं कर रहे हैं, शिवाजी की बातें उतनी नहीं हो रही हैं। तो तमाम चीज़ें केवल आज की जो ऑडियंस है, मतलब एक सोशल मीडिया पे जो पढ़ने वाली पीढ़ियां आ गई हैं, उनको इतिहास पढ़ना नहीं है। बड़े बड़े इतिहासकारों ने लिखा, हमारे यहाँ एक इतिहासकार आए थे, उन्होंने औरंगजेब के बारे में जो जो बातें बताई, अगर कोई इंटेलेक्चुअल आदमी है उसको पढ़ना चाहिए कि औरंगजेब ने मंदिरों पर अटैक किया है तो उसने 100 से सारे कई मंदिरों को उसने दान भी दिया था। उन्होंने, इतिहासकार ने जब हमारे साथ जुड़े थे तो उन्होंने बताया था कि औरंगजेब मंदिरों पर अटैक कब करता था, क्योंकि आज भी वही स्थिति है कि जैसे हमें लगता है कि हमारा कोई दुश्मन है, वो किसी जगह धार्मिक स्थान पर छुपा हुआ है, तो हम उस पर अटैक करते हैं कि ताकि उस दुश्मन को परास्त कर सकें। तो औरंगजेब की कॉन्सेप्ट यही थी, अगर
ये इतिहासकार का मानना है। तो मेरा मानना ये है कि आपको पहले इंटेलेक्चुअल लोगों को सुनना पड़ेगा जिन्होंने उस पर रिसर्च किया है। अब नीतीश राणे आ जाते हैं, राजा सिंह आ जाते हैं, अबू आजमी आ जाते हैं, ये लोग अपने मन से, क्या रिसर्च इनके पास में कुछ नहीं है, बस इन्होंने कि भाई इनको अपना एक जो फ़ायदा देखना है। औरंगजेब वाला मामले में जब अबू आजमी ने ये चीज़ बोला, उनकी तारीफ़ किया औरंगजेब की, तो उसके बाद सीएम योगी ने विधानसभा में भी बोला और हर जगह वो अपने बयान में दे रहे हैं कि जो भी औरंगजेब या तमाम लोगों का महिमा मंडन करेगा हम उसको हरगिज छोड़ेंगे नहीं। तो उनका टारगेट केवल इतना है क्योंकि अबू आजमी सपा के नेता हैं, तो उनका उसी के बहाने से सपा को वहाँ पे उत्तर प्रदेश में रेलने का काम कर रहे हैं कि आप औरंगजेब की वो करते हैं। मतलब कुल मिला के जो राजनीति है इस समय हिंदू मुसलमान को लेकर के ही करने की कोशिश है कि हाँ इससे क्या पता चले हमने मुगलों का नाम, इतने दिनों से आप सरकार सत्ता में हैं, एक ऑर्डिनेंस पास कीजिए आप कि भाई सारे नाम बदल दीजिए, आप जितने लेन हैं मान लीजिए आपके औरंगजेब लेन है या जो भी अकबर रोड है, जो भी चीज़ सबका नाम बदल दीजिए। इतने दिन उसको जब तमाशा करके क्या रखा, मुझे लगता है उससे या तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि सड़क में गड्ढे हैं हमने उसका नाम कुछ और रख दिया तो वो सड़क अच्छी हो जाएगी, जैसा कि स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया था अकबर रोड को। तो उससे ऐसा तो नहीं होगा ना सड़क पे गड्ढा है तो अकबर हमने स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया तो वो रोड अच्छी हो जाएगी। अगर इसी से आपको संतुष्टि मिलती है, अगर इसी से लोग मानते हैं, आप मानते जनमानस की यही मांग है, तो एक बार में आप इसको बदल के रख दीजिए, छुट्टी कीजिए। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग है। अगर आपको बता दूं कि अभी जैसे पृथ्वीराज चौहान है, मूवी आई थी, उसके बाद में अब पृथ्वीराज चौहान की कब्र कहाँ पर है ये तमाम लोगों को, कई लोगों को नहीं पता थी तमाम चीज़ें। शेर सिंह राणा अफगानिस्तान जाते हैं, उनकी कब्र को लेकर आते हैं। अगर आज कोई फिल्म अभी आ जाए तो अभी इतिहासकार छोड़िए, अभी सब तमाम नेता इस पर जानकार उठ जाएंगे कि अफगानिस्तान क्यों गए, इतना हिंसा क्यों होता रहा, फलाना सरकार ने क्यों नहीं तब उस समय। तो केवल फिल्में देख करके जो इतिहास जानने की कोशिश की जा रही है ना आज की यूथ को, और जिस तरीके से उनको गुमराह किया जाता है, तो ये समझने की ज़रूरत है और आज की यूथ को भी पढ़ने की ज़रूरत है कि वो इन बातों में ना आए। कि जैसे कोई बात सुन लिया कि कभी छत्रपति संभाजी आपके लिए महान हो जाते हैं, कभी महाराणा प्रताप महान हो जाते हैं, कभी आप शिवाजी के गुणगान करने लगते हैं, कभी आप जैसे जैसे जनवरी आएगा तो आप विवेकानंद जी के गाने लगेंगे, फिर कहीं नहीं आएगा तो दीनदयाल के बारे में आप कुछ कहने लगेंगे। मतलब तमाम चीज़ें आपका केवल जो कुछ कोई कह दिया भेड़ चाल जैसी चलना शुरुआत हो जाती है कि अब बस हमें संभाजी करना है। एक महीने बाद कोई और मूवी आ जाएगी, किसी बड़े हमारे जो भी हमारे लोग रहे, महान लोग रहे, उनके ऊपर फिल्म आ जाएगी, आप उनके गुणगान गाने लगेंगे और ये मुद्दा भूल जाएंगे फिर से। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जो आपने बात कही कि मूवियों वाली। मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ। कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले कंगना रनौत की महारानी लक्ष्मीबाई को लेके मूवी आई मणिकर्णिका। उस मूवी को जब मैंने देखा तो बहुत मूवी कई जगहों पर ऐसी थी जो प्रोपेगेंडा दिखाई दी मुझे पर्सनल लेवल पे। और बड़ी बात ये भी थी कि कई सारे फैक्ट, चूँकि मैं उस शहर में रहा हूँ, रानी लक्ष्मीबाई के महल से लेके किले से लेके वो कहानियाँ मैंने सुनी हैं, पढ़ी हैं। तो जब मैं वो मूवी देखा तो उस मूवी को देखते हुए मुझे ये लगा कि क्या चीज़ें मॉड्यूल करके बताई गई हैं, फैक्ट से बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं था कई जगहों पर। और बड़ा आरोप ये भी है कि जब उस मूवी को देखने के लिए मैं अपने परिवार के कई सारे लोगों के साथ गया तो अब उन्होंने नहीं पढ़ा था, महिलाएं हैं जो उन्होंने जो गृहस्थ महिलाएं हैं उन्हें वही सच लगा, तो वो एक असर दिखता है। तो वही असर अभी फिलहाल संभाजी महाराज और औरंगजेब के बयान की कंट्रोवर्सी को लेकर जो भी है वो चल रहा है। सवाल था कि उत्तर प्रदेश में क्या असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ना संभाजी महाराज को लेके इतना कनेक्ट है अभी, और औरंगजेब को लेके लोग इतना सीरियसली हैं नहीं। क्योंकि देखिए औरंगजेब की बात वो कर रहे हैं जिन्हें औरंगजेब का नाम ग्लोरीफाई करने से या उसको चर्चा करने या मुद्दा बनाने से उन्हें फ़ायदा है, और संभाजी महाराज का भी नाम वो ले रहे हैं जिन्हें उस नाम को लेने से फ़ायदा है। तो वही दो लोग ये दो नाम ले रहे हैं जिन्हें उनका अपना फ़ायदा है, और कोई व्यक्ति जो है वो उस चीज़ में इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं है। और क्योंकि जो लोग इन्वॉल्व हैं वो या तो पढ़ रहे हैं या तो अपना, आप जैसे मान लीजिए ये आज कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र हटा दीजिए, तो अगर मुगलों की निशानी हटाने की बात आ जाएगी तो बहुत तमाम चीज़ें आपके देश से चली जाएंगी। तो आप देखिए अभी जितने हाँ राष्ट्रीय धरोहर हैं, आप ताजमहल ले लीजिए, लाल किला ले लीजिए, तमाम चीज़ें जो हैं आप मुगलों की बनी हुई हैं, हटवाइए ना। ये कब्र के पीछे आप पड़ गए हैं कि हटाइए हटाइए, बड़ा मुद्दा बना दिया गया है क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल फ़ायदा है। तमाम चीज़ें अभी आपने जब फिल्मों की बात की तो मैं भी एक मूवी जो कंगना रनौत की मूवी है इमरजेंसी, मैं इमरजेंसी देख रहा था। इमरजेंसी मूवी मैं देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत पढ़ रखा था अभी तक की जो इस फिल्म में दिखाई जा रही है। इस फिल्म में ऐसा दिखाया जा रहा है कि इंदिरा गांधी लगातार अटल बिहारी वाजपेयी से सलाह लिया करती थी। कई जगहों पे वो जाती हैं, अटल बिहारी वाजपेयी से मिलती हैं, उनसे सलाह ले रही होती हैं कई चीज़ों पर। तो
ऐसी चीज़ें अब ये देख लेंगे जो उन्होंने इमरजेंसी पढ़ी नहीं, जिन्होंने सुनी नहीं, जो बड़े बड़े उस दौर के लेखक रहे जिन्होंने लिखा उस बारे में, उनको पढ़ा नहीं, तो उसके बाद में उनको लगा कि यार यही सच है। इंदिरा गांधी खुद के दम पे नहीं चलती थी, उनको आयरन लेडी कहा जाता था, वो वाजपेयी जी से सलाह लेती थी, उनसे पूछने जाती थी। या उसमें ये दिखाया गया कि इंदिरा गांधी की अपने पिताजी के साथ नहीं बनती, मतलब नेहरू जी के साथ नहीं बनती थी, अपने बुआ के साथ में नहीं बनती थी। तमाम चीज़ें ऐसी दिखाई गई, मतलब अगर उसको कोई देखेगा तो वो ऐसा लगेगा कि यही सच है। तो ऐसे ही जब औरंगजेब वाली फिल्म बनाई गई, अब आज के कुछ साल पहले आप देखिए कि जब अकबर पे कई फिल्में बना करती थी, अकबर की लव स्टोरी दिखाई जाती थी, लोग बड़ा इन्फ्लुएंस होते देखते थे, बड़ा मज़ा आता था लोगों को, उसको वही सच लगता था। अब जब उसके बाद में ये दौर आया कि नहीं नहीं यार, अकबर ऐसा तो था ही नहीं, वो जोधा और अकबर की कोई लव स्टोरी थी ही नहीं, ये भी अफवाह मार्केट में फैलने लगी, वो तो केवल एक समझौता था, जोधा कभी खुश नहीं थी, तो अब लोग उस पर विरोध करने लगे, उन सीरियलों का बहिष्कार करने लगे। तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जो एक्चुअली में जो लिखते हैं, जो लोग, आप जाइए कई किताबें लिखी जाती उस दौर को लेकर के, औरंगजेब के बारे में जिसने रिसर्च किया होगा उसके बारे में लिखी होंगी, उनको पढ़िए, तब आपको पता चलेगा, तब आप फैसला कीजिए। ये अगर एक फिल्म आ जाती 2.5 घंटे की जिसमें एक एजेंडा होता है, उसमें एक्शन, अब ऐसा तो नहीं है अगर आपको फिल्म को सब सच मान लीजिए कि उसी तरीके से एक्शन हुआ होगा, उसी तरीके से उड़ के मार रहे होंगे, तमाम चीज़ें आप जिससे ग्लोरीफाई की जाती है, आप समझ लेते हैं कि यही सब चीज़ें हुई हैं, तो आप इस आज का युवा या आज के लोग इतने बेवकूफ़ियत के दौर में बढ़ रहे हैं कि उनको यही नहीं पता है कि पहले इतिहास पढ़िए, आप दोनों साइड देखिए। आप केवल एक फिल्म देख रहे हैं कि जहाँ पे फिल्म का टाइटल अगर छावा है तो वहाँ पे पक्की बात है कि आपको छत्रपति संभाजी के बारे में ही बताया जाएगा, उनकी ग्लोरीफाई की जाएगी। अगर कोई एक फिल्म बनती है, आप नायक फिल्म देखते हैं तो अनिल कपूर की बात की जा रही है, तो वहाँ पे उनको ही ग्लोरीफाई किया जाएगा, आपने पूरा नहीं देखा। इवन जब हम रामायण या रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें भी जब आखिरी में आने बाद में कई विद्वानों कहना तो कि आप सारे एंगल से देखिए, इसलिए हर एंगल से आपको बताया गया, आपको राम जी का भी एंगल दिखाया जाता है, आपको रावण का भी एंगल दिखाया जाता है कि रावण ऐसा क्यों बना, वो भी एंगल दिखाया जाता है कि उसके पीछे वजह क्या थी। ये तमाम चीज़ जब तक आप जानेंगे नहीं तो ऐसे बेवकूफ़ों की तरह राजनेताओं की बातों में आते रहेंगे, हिंसा भड़कते रहेंगे और आप अपनी जान गंवाते ही रहेंगे। मोहित जी, एक और सबसे आखिरी एक सवाल कि अभी क्या हालात हैं वहाँ पे नागपुर में, और लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन हो रहा है वहाँ पे? देखिए, इसका जवाब देने से पहले मैं बस एक छोटा सा ऐड करूँगा कि जो बात कही नेहरू और इंदिरा गांधी के फिल्म में जो जिस तरीके, अब आप ये बात देखिए कि नेहरू लगभग 9 साल तक जेल में रहे, इंदिरा तब छोटी थी। वो एक किताब है जिसमें नेहरू ने वो तमाम अपने पत्र अपनी बेटी को लिखे हैं कि एक पिता के तौर पर क्या चीज़ें एक बच्चों को आप सिखाते हैं, लेटर टू माई डॉटर और लेटर टू माई फादर्स, वो पूरी किताब है, आप पढ़ेंगे तो एक पिता और बेटी का एक बहुत खूबसूरत रिश्ता आपको नजर आएगा, एक संवाद है पूरा का पूरा। तो अगर मूवियों में ऐसा दिखाया जा रहा है कि बिल्कुल लड़ाई थी और तलवारें खींची हुई थी, ऐसा नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मूवी वाले तो सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं कि ये कहानी काल्पनिक आधार है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ है वो सिर्फ इतना लिखते हैं कि ये सत्य घटना से प्रेरित नहीं है, सत्य घटना भी नहीं है, ये भी सिर्फ प्रेरित है और काल्पनिक है। तो लोगों को ये चीज़ समझनी है कि आप चीज़ें देख के आ रहे हैं, उस पर भरोसा करने से पहले आप और आयामों को और चीज़ों को देखें, बड़ी एक जिम्मेदारी के तौर पर, क्योंकि आप आने वाली पीढ़ियों को क्या माहौल देंगे इससे, क्योंकि जब आपके आने वाली पीढ़ी आएगी, आपके बच्चे आएंगे, तो ये जो माहौल अभी बनाया जा रहा है या बन रहा है, उस वक्त आगे जाके कैसा माहौल बनेगा, आप इमेजिन करके देखिए। तो उन चीज़ों को लेके आपको बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। और फिलहाल नागपुर की हम बात कर रहे हैं तो फिलहाल वहाँ पर स्थिति अंडर कंट्रोल्ड है और तमाम जगहों पर धारा 144 लगाई गई है, जहाँ पर 2 से 3 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। 50 लोग, जैसा सौरभ भाई ने बताया, कि उनको हिरासत में लिया गया है। लेकिन बड़ी बात यही है कि आखिर ऐसा कब तक और चलेगा, क्योंकि लगातार हम खबरों में देखते हैं कि यहाँ तनाव का माहौल, यहाँ तनाव का माहौल, इतनी फोर्स यहाँ लगाई गई है, सुरक्षा के मद्देनजर ये इंतजाम किए गए हैं। आखिर ये चीज़ें अब तक नहीं होती थी, अब क्यों हो रही हैं, ये लोगों को सोचना है। जी, लोगों को सोचना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, और अगर कुछ इतिहास से जुड़ा कोई भी मसला है या कोई मामला है तो उसके बारे में थोड़ा अध्ययन भी करना है। और हमारी इस पूरे हम तीनों की तरफ से एक अपील है कि
किसी के बातों में ना आए, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अगर ज़रूरी लगे या जानना चाहते हैं तो उसके लिए रिसर्च करें और अच्छे से समझें पहले क्या है और उसके बाद ही कुछ कदम उठाएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।